हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज की वीडियो में हम जानने और समझने वाले हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें दलितों का क्या योगदान था। साथ ही साथ यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों मंगल पांडे 1857 की क्रांति का नायक नहीं था और 1857 का पहला क्रांतिकारी कौन था, यह भी इस आज की वीडियो में, आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन था असली नायक 1857 की क्रांति का। तो शुरुआत करते हैं और हमारे पास एक रिसर्च पेपर है, तो उसके बेसिस पर हम यह आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं उस पेपर पर और देखते हैं और पढ़ते हैं। तो यह जो रिसर्च पेपर है यह एंथ्रोलॉजी द रिसर्च और 10 जनवरी 2021 का आप लोग देख पा रहे हो। और इसका जो टाइटल है, लिखा है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दलितों की भूमिका, रोल ऑफ दलित इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो इसके जो रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं इनका नाम है E.R. सोनवानी और फुलसो राजेश पटेल। तो ये छत्तीसगढ़ राजनांदगांव विश्वविद्यालय महाविद्यालय क्या है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं, प्रस्तावना में क्या लिखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग इसको समझ सको और आप इसको पढ़ भी सको। तो इसमें क्या लिखते हैं कि 1857 का संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से अभिभूत है, क्योंकि इसमें भारतीय समाज के प्रत्येक तबके के लोग समर्पित होकर भाग लिए थे। आलोच्य काल में 1857 के क्रांति में दलितों की भूमिका को रेखांकित कर प्रकाश में लाना लाजमी प्रतीत होता है। इससे दलितों को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि वैसे भी दलितों को कलम कसाई ने उनके इतिहास को नहीं लिखा और जिन्होंने संघर्ष किया उनको भी भुला दिया गया। इसका जो उद्देश्य है, क्या है इस अध्ययन का उद्देश्य 1857 में, तो लिखते हैं कि इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता आंदोलन में दलितों के द्वारा सक्रिय रूप से स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका का निर्वहन किया है, जिसे इतिहास के अध्येताओं को जानना जरूरी है। इस आंदोलन में भारत के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग आदि के भेदभाव को भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर दलितों ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो ना कि अन्य लोगों ने, दलितों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप उनका नाम जानते हो? क्या आपने उनके बारे में किताबों में पढ़ा है? मुझे लगता है आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कलम कसाईयों ने उनके इतिहास नहीं लिखा। उनका नाम लिखने में उनके कलम की स्याही सूख गई। इसके आगे इनके योगदान को इतिहास के पृष्ठों पर अंकित करना या राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरित होकर यह शोध पत्र उल्लेखित है। तो आपको समझ में आएगा होगा। फिर 1857 की महान विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें एक मान्य तथ्य यह बन चुका है कि इस विद्रोह का नेतृत्व बेशक ब्रिटिश फौज के
भारतीय सिपाहियों ने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने किया, किंतु विद्रोह बंगाल आर्मी तक सीमित नहीं था। भूस्वामी कुलीनों के अलावा जन सामान्य ने भी इस महान विद्रोह में मदद की थी और देश के विभिन्न हिस्सों में इस महान राष्ट्रीय घटना से जुड़ी कार्यवाहियों में शिरकत की थी। तो यह जो आंदोलन था 1857 का, केवल ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे केवल उनका नहीं था, बल्कि यह जन सामान्य का भी बन चुका था। इस तथ्य से सभी सहमत है कि 1857 की महान क्रांति की शुरुआत चर्बी वाले कारतूस की घटना से हुई थी। आपको पता होगा, आपको यह जानकारी होगी भी कि कारतूस वाले घटना से हुई थी। और क्या हुआ आगे देखते हैं। तो रेफरेंस दिया है प्रोफेसर अरुण बंगोपाध्याय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ गन एंड शेल फैक्ट्री सासीपुर में लिखा है कि वैसे तो सैन्य औजारों का उत्पादन देश के विभिन्न हिस्सों में कंपनी के प्रयोगशालाओं में होता था, लेकिन बंगाल एक आयुध फैक्ट्री के निर्माण की पहली सुव्यवस्थित कोशिश 19वीं सदी के मध्य में हुई थी। चूंकि दम कदम अरसे से बंगाल आर्टिलरी का केंद्र बना हुआ था, अतएव उनसे ही कारतूस की टोपियों का उत्पादन उसकी मरम्मत स्थल से चुना गया था। और 1846 में ब्रिटिश सेना की भयंकर हार से निकला था यह फैक्ट्री। उसके बाद आगे क्या जानकारी मिलती है कि इस फैक्ट्री को इसी प्रयोजन से स्थापित की गई थी कि यह महत्वपूर्ण निर्णय बहुत हद तक 1841 से 1842 के अफगान अभियान में ब्रिटिश भारतीय सेना की भयंकर हार का प्रतिफल था। इस फैक्ट्री के छोटे हथियारों के लिए कारतूस बनाने वाला एक हिस्सा भी था और गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को लेकर समस्या यहीं से शुरुआत हुई थी। तो एक कोई जो जंग थी या क्रांति थी, कोई इसलिए नहीं हुई थी कि देश की आजादी चाहिए। पहले तो आप ये समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो चाहे मुस्लिम हो चाहे तथाकथित सवर्ण लोग हो, सब लोग खुश थे। लेकिन जब गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी वाला मामला हुआ तो उनकी भावनाएं आहत हो गईं। इसके बाद हमें आगे जानने को क्या मिलता है कि HIS कुंवर ने अपनी पुस्तक मेमर्स ऑफ दमदम में चिकनाई लगे कारतूसों से मसले पर रोशनी डाली। वे क्या लिखते हैं कि 1857 की जनवरी के मध्य में दमदम में गोली बारूद फैक्ट्री के निकट MAC घटना हुई, जिससे बहुत ही दूरगामी नतीजे निकले। इसके इस संबंध में कमल लिखते हैं कि अब यहां से शुरुआत होती है क्या कि एक नीची जाति के लश्कर या मैगजीन में काम करने वाले की जब कंटोनमेंट में एक ऊंचे जाति के सिपाही से भेंट हुई, किससे? ऊंचे जाति के सिपाही से, तो उसने अपने लोटे से पानी पीने को कहा। ब्राह्मण सिपाही ने जाति को याद दिलाते हुए नाराजगी से उसे जवाब दिया। उसे क्या जवाब दिया कि इस पर उस लश्कर ने व्यंग करते हुए कहा कि जल्द ही ऊंची जाति नीची जाति सब एक होने वाले हैं, क्योंकि सिपाहियों के लिए डिपियों में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस बनाए जा रहे हैं और जल्द ही पूरी सेना में उसका इस्तेमाल आम फरम हो जाएगा। तो क्या बोला उस अछूत व्यक्ति ने कि सभी लोग समान होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखते हैं कि वास्तव में वह दूषण सिपाहियों के होठों तक आ जाने वाला था। यह कोई कल्पना नहीं थी। कुछ समय पश्चात दिखाई देने वाला कानूनी
सच्चाई था, मतलब एक प्रकार की तथ्य व सच्चाई था। इसलिए इसका असर हिंदू तथा मुसलमानों दोनों के मन में घृणा की तीव्र भावनाएं उभरकर सामने आने के रूप में हुआ था। ऐसा समझा जाता है कि जिस ब्राह्मण सिपाही की निचली जाति के लश्कर ने ना ताना माना, वह था और कोई नहीं, मंगल पांडे था। कारतूसों में गाय और स्वर की चर्बी मिली होने की बात को सुनकर मंगल पांडे उबल पड़ा, उसका ब्राह्मणवाद जाग पड़ा होगा, और 29 मार्च को दमदम फैक्ट्री के नजदीक बैरकपुर में परेड मैदान पर उसने अचानक ब्रिटिश सार्जेंट मेजर पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। इसी तरह एक एडजुटेंट पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। बहरहाल मंगल पांडे पर हवलदार शेख पलटू ने हमला कर दिया और मंगल पांडे के हाथों, अब उसके बाद हमें क्या जानकारी मिलती है आइए जानते हैं। तो मंगल पांडे के हाथों मारे जाने से एडजुटेंट, थोड़ा इसका हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। एक मिनट, यस, तो मारे जाने से एडजुटेंट तथा सर्जेस मेजर को बचा लिया। बाद में मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चौथी पॉइंट हमें क्या जानकारी मिलती है कि शेख पलटू को मेजर हैरसे ने पदोन्नत कर, मतलब प्रमोशन कर जमादार बना दिया। कटाक्ष करने वाले लश्कर की पहचान माता दीन भंगी के रूप में की गई। तो जो जिन्होंने कटाक्ष किया वह कौन थे? उनका नाम था माता दीन भंगी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आपने कभी इनका नाम सुना कि स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका हाथ था? इन्होंने ही वह आग सुलगाई, वरना ये तो सब अपने काम में मस्त थे और अंग्रेजों की खूब सेवा कर रहे थे। इलाहाबाद की जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बद्री नारायण तिवारी ने यह रेखांकित किया कि 1857 का विद्रोह इस अर्थ में अनोखा था कि इसमें समाज के विभिन्न तबके के लोग एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इसी क्रम में किसी खास ग्रुप के बृहत्तर समग्रता में विलीन होना नहीं पड़ा, जबकि गांधीवाद युग में ऐसा हुआ था। पांचवें पॉइंट में क्या जानकारी मिलती है कि माता दीन भंगी के भूमिका की चर्चा करते हुए वह लिखते हैं कि एक बहुत ही सक्रिय परिक्षेप देखकर यह जाना जा सकता था कि निचली जातियों का 1857 के विद्रोह से कुछ लेना देना नहीं था, परंतु इन दबे कुचले लोगों के हथियारों तक पहुंच ना होने के चलते सशस्त्र संघर्ष के भले ही हिस्सा ना लिया हो, फिर भी उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण ऊर्जा भरी थी। तो आंदोलन में ऊर्जा भरने वाले कौन थे? उनका नाम था माता दीन भंगी। उन्हीं की वजह से आंदोलन हुआ, और यदि उनके हाथ में शस्त्र होता तो वो लड़ते भी। इसके आगे और क्या जानकारी मिलती है कि जिसके बिना संघर्ष रूपकार ले नहीं सकता था जो उसने ग्रहण किया। छठवें पॉइंट में क्या लिखते हैं कि माता दीन भंगी के कटाक्ष के संबंध में तिवारी लिखते हैं, बहरहाल अजरज की बात यह है कि ज्यादातर लोग एक निचली जाति के व्यक्ति के शरारती कटाक्ष का महत्व समझ पाने में विफल ही रहे, परंतु निचली जाति के माता दीन भंगी के शब्दों ने वास्तव में स्वाभिमान जगाने का काम किया। किसका काम किया? स्वाभिमान जगाने का काम किया। और सवर्ण मंगल पांडे तथा उनके जैसे लोगों ने सदियों से सोए पड़े आत्म गौरव को जगाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया। तो एक केमिस्ट्री में वर्ड है जिसका नाम है कैटलिस्ट। तो इसी प्रकार से एक कैटलिस्ट का काम किया श्री माता दीन भंगी जी ने, वरना सभी लोग खुश थे। और मामला आपको पता है कि ये धर्म का मामला था, इनका देशभक्ति से कोई भी संबंध नहीं था, फिर भी इतिहासकारों ने इनको अनदेखा किया। इसी तरह
बलिराम मेहतर तथा चेतराम जाटव के नाम राष्ट्रीय पुनरोदय की शानदार मिसालों के तौर पर सामने आते हैं। निचली जाति में जन्मे इन दोनों लोगों को जो बैरकपुर के विद्रोह से शुरू हुए बगावतों के सिलसिले में कूद पड़े थे, इन्होंने भी बगावत की बलिराम मेहतर और चेतराम जाटव ने। फिर ब्रिटिश अफसरों के आदेश पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक पेड़ से बांधकर उन्हें गोली भी मार दी अंग्रेजों ने। 7वें पॉइंट में क्या जानकारी मिलती है, उस युग में निचली जाति का अनेक नायक नायिका के नाम सामने आए, जिसमें माता दीन के अलावा बलिराम मेहतर, चेतराम जाटव, झलकारीबाई कोरी, उदा देवी पासी, बीरा पासी, वंश के चमार तथा दूसरे अन्य लोग भी शामिल थे। लेकिन क्या आपने इनका नाम टेक्स्ट में सुना है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे तो नहीं लगता, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, कम से कम 10th तक या 12th तक तो नहीं आपने सुना होगा, और ना इनकी जयंती मनाते हुए और ना ही बॉलीवुड या फिर अन्य मूवी के लोग इनकी पिक्चरें बनाने वाले देखे होंगे। आगे इतिहासकार MS जयप्रकाश मंगल पांडे को 1857 के सिपाही विद्रोह का पहला योद्धा मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकरण में पहला अभियुक्त माता दीन भंगी को बनाया गया, जिसे ब्रिटिश अदालत ने सजा दी थी और फांसी पर भी चढ़ा दिया था। सबसे पहले माता दीन भंगी को। नाम किसका आता है? बामन का आता है, पांडे का आता है। फिर 9वां, मंगल पांडे को इस प्रकरण में दूसरा अभियुक्त बनाया। तो पहला कौन? माता दीन भंगी श्री, दूसरे मंगल पांडे। सन 1997 में पटना में 28-29 सितंबर को अवर्ण साहित्य सम्मेलन में इस विषय पर आलेख सामने आए। इसमें से एक लेख में रेखांकित किया गया था कि सिपाहियों के जरिए स्वतंत्रता की युद्ध का बीज बोने वाला शख्स माता दीन भंगी था। कौन था? माता दीन भंगी था। उसने कारतूसों में पशुओं वसा की चिकनाई के उपयोग को पर्दाफाश किया और बंगाल आर्मी की 70वीं रेजिमेंट के कर्नल राइट ने भी 1857 की क्रांति में इसका जिक्र किया था। तो आगे और हमें क्या जानकारी मिलती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो और क्या लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैनपुर से प्रकाशित अखबार अन्नार्य भारत 15 अगस्त सन 1996 के अंक में लिखा है कि इसके बाद सभी हिंदू सिपाहियों ने विद्रोह की योजना बनाई। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा तैयार की गई चार्जशीट, जो कि चार्जशीट होती है, चार्जशीट में अन्य अभियुक्तों के साथ माता दीन का नाम अभियुक्त संख्या में 1 के रूप में आया। माता दीन को सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया गया था। दलित साहित्यकार GC दिनकर, आचार्य भगवान दास भी इस तथ्य को स्वीकारते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या है? तो निष्कर्ष यह है, हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महागाथा में दलितों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दलितों के योगदान को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। सन 1857 ईस्वी का युग यह दिखाता है कि समाज अंतर विरोधों से उभरते हुए एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होने में समर्थ था। वास्तव में आज के दौर में उस जमाने से सीख सकते हैं और सभी सामाजिक तबकों को इसका शिक्षा देकर उनके पुरखों को एकजुट होकर साझा शत्रु के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे प्रेरणा लेकर सुदृढ़ राष्ट्र
और समाज की विकासशील आयाम गढ़ी जा सकती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। आज भी हम बटे हुए हैं। हमारी लड़ाई शिक्षा, रोजगार, आत्मसम्मान की है, लेकिन दुश्मन हमें बांटे रहता है। तो हमने इस रिसर्च पेपर के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि आखिर कितना महत्वपूर्ण था माता दीन भंगी जी का योगदान जो कि उन्होंने दिया था। यदि वह ना होते तो 1857 की क्रांति भी ना होती। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, क्या विचार है, प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो और इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, शॉर्ट वीडियो जो कि स्ट्रीमिंग के माध्यम से, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।